Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon once again, and welcome to this session. So, I am Rajat, and I teach physics for IIT JEE and NEET students or aspirants, right? So, I am a pass out of NIT Jamshedpur, and I have been teaching students for the last couple of years. And regarding results and everything, I already have shared the details with you. I hope you all have gone through them, right? So before I start the journey of physics with you all, there are a few important things which we need to understand. First thing is that कि आपके जो board exams हैं वो अभी तक हुए नहीं है, right? You have not yet appeared for your board exams और वो postpone होके थोड़े से आगे चले गए हैं. तो आप लोगों ने बहुत सारी स्कूल की रिविजन्स कर ली हैं. You are more or less more than comfortable in those areas. So as of now आप लोग थोड़े से एटमॉस्फेयर ऐसा है कि शायद आप एक स्टेज में बोर हो गए होगे स्कूल की चीजें देख देख के, ठीक है. सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम वेयर यू शुड एम्बार्क ऑन योर जर्नी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, राइट. आप लोगों को अभी इस टाइम पे स्टार्ट करना चाहिए. रीजन बहुत सिंपल है कि लास्ट ईयर तक अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, आपके जो सीनियर्स हैं उनके बैचेस जो हैं वो अराउंड मार्च एंड, जो आपके एग्जाम्स खत्म होते हैं मार्च एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाते थे. अप्रैल से मई के मिड के आसपास उनके क्लासेस होते थे. फिर मई में एक समर का ब्रेक होता था. इस साल तो शायद समर के ब्रेक में आप एग्जाम दे रहे होंगे, राइट, समथिंग लाइक दैट. तो ये देखा गया कि अगर हम सब आपके ब्रेक एग्जाम्स खत्म होने के बाद ब्रेक का वेट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट, सो वी आर लूजिंग द क्रूशियल टाइम इन बिटवीन. तो अब जब आप लोगों के प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच चुके हैं, जहां तक आपके बोर्ड्स का, रेस्पेक्टिव बोर्ड्स का सवाल है, आप में से बहुत से बच्चे सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड्स के होंगे. तो जब ये स्टेट है एंड यू आर प्रीटी मच कंफर्टेबल with all the things that you have been doing till now, so why not embark on the journey right now, right? तो मैं आपको पहले समझा देता हूं कि हम किस तरीके का किस तरीके का एंगेजमेंट इनिशियली रखेंगे एंड देन हाउ वी विल प्रोसीड. तो इनिशियली कुछ दिनों तक, somewhere around 10 days or so, we will keep the classes regularly. I have mentioned it in my initial address. अगर आपने देखा होगा तो we will keep the classes continuously every day, and then basis your comfort we will discuss how many days in a week we need to keep it, but it should be somewhere around 4 days, and I think you can pretty well manage it, right? 4 दिन आप लोग 1 घंटा 15-20 मिनट आप दे सकते हो, और जो भी असाइनमेंट्स होंगे वो भी आप कवर कर सकते हो. बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपको स्कूल के सिलेबस में सब कुछ राइट फ्रॉम स्क्रैच आपको करना है. आप लोग बहुत सारी चीजें कर चुके हो, रिविजन्स भी चल रही हैं आपकी, एंड यू आर प्रीटी कंफर्टेबल पोजीशन, राइट. तो हम पहले कुछ दिनों तक कंटिन्यूअसली क्लासेस करेंगे एंड देन we will decide as to how many days a week we need to keep the engagement, right? कितने दिनों तक हमें क्लास करनी है और कितने घंटों तक करनी है. अगर हम 4 days करेंगे तो कैन वी कीप इट 1.5 hour और सो, समथिंग लाइक इट. तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है. अभी हम इनिशियली वी विल स्टार्ट विद समवेयर अराउंड 1 hour 10 minutes और सो, ठीक है. तो अभी अगर मैं अपने मोबाइल में देख रहा हूँ, इट्स 4:04, राइट. तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन एक इंट्रोडक्टरी सेशन है जहां पे मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा कि फिजिक्स करने के लिए क्या बेसिक चीजें रिक्वायर्ड है, राइट. तो एकदम ओपन माइंड से एब्जॉर्ब करें चीजों को. आज हम बहुत ज्यादा एज सच टेक्निकल चीजों में नहीं घुसेंगे. कुछ बेसिक चीजें बात करेंगे जो कि आपको क्लैरिटी, एकदम 100% क्लैरिटी होनी चाहिए उनके बारे में, कि you know them pretty well, and then you are starting your journey of physics, ठीक है. So I will write something for you today and you will find it pretty much interesting, right? And what is that I'm going to write today? First thing is that mathematics is language of physics. फील करें चीजों को. मैं आपको एकदम बेसिक से लेके जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि क्या हो गया. आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है. एंड डू नॉट वरी अबाउट द मीडियम. Even if it is online, I can pretty much assure you that you will be able to understand each and everything. Just remain focused in the duration of time जब तक हम बात कर रहे हैं. तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. देखिए, फिजिक्स सॉल्विंग में क्या होता है कि आप टॉपिक्स पढ़ोगे, आप आगे बढ़ोगे फिजिक्स के जर्नी में, तो आपको अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे. अलग अलग टॉपिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स रहेंगे.
वो कॉन्सेप्ट्स हम फिजिक्स का समझेंगे, वो समझेंगे अच्छे से। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है या फिर सबसे अनोखी बात ये है इस सब्जेक्ट में कि दिस सब्जेक्ट इज अ वेरी गुड मिक्स, वेरी गुड मिक्स। इट्स अ वेरी गुड मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड मैथ्स। इनफैक्ट मैं आपको ये बोलूंगा कि जहां तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सवाल है, आप तो अपने मन में ये बिठा लें कि फिजिक्स करना है मतलब हमें बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगाएंगे और फिर बेसिक मैथ्स यूज करके हम 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आंसर लाएंगे और उसे टिक करके आएंगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यू विल गेट एमसीक्यूज ओनली, आपको सब्जेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है। तो वेरी गुड मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट एंड मैथ्स। अब कॉन्सेप्ट, मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कॉन्सेप्ट जो होता है वो बच्चा समझ लेता है, बहुत अच्छे से बच्चा समझ जाता है, उसको कैसे यूज करना है वो भी समझ जाता है। लेकिन जब कॉन्सेप्ट यूज करने के बाद मैथ्स को एम्प्लॉय करके आंसर लाने की बात होती है तो वो कहीं पीछे पड़ जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, बिगिनिंग ऑफ द एंगेजमेंट, आई एम टेलिंग यू दिस स्पेसिफिक पॉइंट, सो प्लीज रिमेंबर दिस। ये स्पेसिफिक पॉइंट क्या है मैं आपको फिर से समझाता हूं कि फिजिक्स, मैथ्स और कॉन्सेप्ट्स का एक बहुत अच्छा मिक्स है, आप सेपरेट नहीं कर सकते इन दोनों को। और जहां तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फिजिक्स की बात है तो मैथ्स डेफिनेटली उसका एक इंटीग्रल पार्ट है और आप इसे रिमूव नहीं कर सकते। अब जब सवाल आता है कि मैथ्स एक इंटीग्रल पार्ट है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैथ्स में क्या क्या सर, राइट, क्या क्या। अब मैं कुछ टॉपिक्स के नाम लूंगा, आप बताना कि आप इनमें कितने कंफर्टेबल हो, आपने कितना ये सब किया है, एंड यू विल फील लाइक यस हमें ये आता है। एकदम बेसिक से शुरू करूंगा, ठीक है। मैं सबसे पहले फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस आता है आपको? सर बचपन में पढ़े हैं, स्टैंडर्ड फर्स्ट सेकंड से तो फ्रैक्शन पढ़ते आ रहे, फर्स्ट सेकंड नहीं तो थर्ड से तो पढ़ा ही होगा फ्रैक्शंस। फिर परसेंटेजेस, पढ़ा है परसेंटेजेस, 6th-7th में आपने पक्का पढ़ा है कि इसकी सैलरी, ए की सैलरी बी से 20% ज्यादा है, बताइए बी की सैलरी ए से कितना परसेंटेज कम। ऐसे सवाल आपने पक्का बनाया होगा, 100% बनाया है। तो परसेंटेज के साथ हमारा बहुत ज्यादा लेना देना है, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, जैसे ही आप फिजिक्स का पहला टॉपिक घुसोगे वहां पे भी आपको देखना चेंज टर्म बार बार दिखाई देगा। चेंज, चेंज क्या होता है? चेंज मतलब वो, चेंज मतलब गिव मी अ चेंज ऑफ 10 रुपीज, वो चेंज नहीं। चेंज, आपको याद है परसेंटेज चेंज को आप कैसे डिफाइन करते थे? वी विल डील विद ऑल दीज, जस्ट अपने दिमाग में सेट करो, हाँ परसेंटेज चेंज ऐसा कुछ पढ़ा था हम, राइट। अच्छा, फ्रैक्शन, परसेंटेजेस। फिर आएगा आपका सबसे प्यारा दोस्त एलजेब्रा। इसमें तो बॉस आप लोगों ने एकदम मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग आपके कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, राइट। एलजेब्रा में, एलजेब्रा में कौन सा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां तक मैक्सिमम हम यूज करते हैं। मतलब अगर हम फिजिक्स का पूरा आपके क्लास 12 लेवल का सिलेबस देखें तो हम जनरली लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन्हीं में से हम इन्हीं को हम ज्यादा यूज करेंगे। तो एलजेब्रा में आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका और एक प्यारा दोस्त, इसको भी आपने पक्का स्टैंडर्ड 10th में किया है, बोलो तो क्या लिखने वाला हूं, समझ में आ रहा है? कोई गेस करना चाहता है? यस यू आर राइट, इट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम इसे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आपको कंप्लीट मास्टरी होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है, स्लोप क्या है, स्लोप निकालने के अलग अलग फॉर्मूले क्या हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन के अलग अलग फॉर्मूले क्या हैं, क्या आपके दिमाग में ये सेट हो रहा है? ये सब चीजें आप कर रहे हो, राइट। समवे और द अदर यू ऑल आर डूइंग दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद मदर ऑफ ऑल, एंड व्हाट इज दैट? ट्रिग्नोमेट्री। याद आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री आपने बहुत किया है, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में मैं बता रहा हूं, आपने हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर किया है कि नहीं? बोलो, हाइट्स एंड डिस्टेंस याद आ रहा है? हाइट्स एंड डिस्टेंस, किसी भी चीज में डिस्टेंस निकालने का या हाइट निकालने का या 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आपने सॉल्व किया है, यस और नो? यस और नो? तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, राइट। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये हमें बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा। तो अभी तक मैंने जो भी लिखा है देखो ध्यान से, आपने ये सब 7th 8th 9th 10th में किया है, ठीक है, किया है कि नहीं? इसके बाद another area which will be used extensively and that is geometry, ये भी किया है 9th 10th 8th 9th 10th में तो ज्योमेट्री भर भर के किया है।
अगर यहाँ पे कोई आईसीएसई बोर्ड का बच्चा बैठा हुआ है तो उसने बहुत ज्योमेट्री की है 8, 9, 10th में, सीबीएसई वालों ने भी भरमार ज्योमेट्री की है। आप जो भी बुक फॉलो करते हो, एनसीईआरटी की बुक फॉलो करते हो, आरडी शर्मा फॉलो करते हो, कुछ भी फॉलो करते हो, बट आपने बहुत बुक फॉलो की, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हो। सरीना पब्लिशर यूज कर रहे हो या एमएल अग्रवाल यूज कर रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो, आईसीएसई वाले आप लोगों ने ये सब क्वेश्चन बनाए होंगे। स्टेट बोर्ड वाले भी आपने भी अपने बुक्स में से ये क्वेश्चन सारे बनाए होंगे। याद आ रहा है? ज्योमेट्री। इसके बाद हमें एक और एरिया की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बोलो तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? MENS फुल फॉर्म बताओ। इसके बाद क्या करने वाला हूँ? क्या स्पेलिंग होने वाला है? बताओ। मैथ्स का टॉपिक किया है आपने? बोलो बोलो बोलो। मेंसुरेशन। याद आ रहा है? किया है कि नहीं मेंसुरेशन? यस सर, बहुत किया है आपने, बहुत किया है। याद करो, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एरिया, पेरीमीटर, बहुत सारी चीजें आपने की है। तो मेंसुरेशन भी हमें यूज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है जो आपने स्टैंडर्ड 9th में किया है। इसका नाम है एक्सपोनेंट्स और रेडिकल्स और इंडाइसेस, जो बोल लो, इसका भी यूज हो। ठीक है, ये भी आपने स्टैंडर्ड 7th, 8th, 9th, 10th में कहीं ना कहीं किया हुआ। एक्सपोनेंट्स याद है? a to the power x into a to the power x into a to the power y is equal to a to the power x plus y। याद आ रहा है? a to the power x divided by a to the power y equal to a to the power x minus y। बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर हमें एक और टॉपिक की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पढ़ा है? याद आ रहा है? देखो, सारे टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आपको समझ में आएगा, अरे बेटा ये सब तो मैक्सिमम टॉपिक हमने स्टैंडर्ड 8, 9, 10 में किया है, क्या यही सब यूज होने वाला है? बिल्कुल यूज होगा। और इनके साथ कुछ और क्या, वो मैं एकदम लास्ट में लिखूंगा जो आपको पता नहीं है। ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्या ये भी आपने किया हुआ? याद करो, स्टैंडर्ड 7th, 8th, 9th, 10th में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर भी आपने किया। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको कंप्लीट मास्टरी करनी है। ठीक है। इसमें कंप्लीट आपको समझ होनी चाहिए। इसमें से अगर मैं सबसे ज्यादा वेटेज देना चाहूंगा तो सबसे ज्यादा वेटेज होगा ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत यूज होता है। मतलब आप पकड़ लो, आप जो पहला सेक्शन स्टार्ट करोगे फिजिक्स का, विच इज मैकेनिक्स, वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, ये सब निकालना आपको आना चाहिए। ज्योमेट्री की भी जरूरत पड़ती है। मेंसुरेशन, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये सभी जो चीजें मैंने लिखी है, कुछ ना कुछ फॉर्म में आपको ये सब यूज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कुछ ना कुछ फॉर्म में। ठीक है। बहुत सारे हम देखेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और वहां पे आपको ये सब मैथमेटिकल टूल की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा अब जो मैं कुछ टॉपिक के नाम लिखने वाला हूं, वो हो सकता है कि कुछ स्कूल में या कुछ सिलेबस में हो लेकिन बाकी सिलेबस में ना हो। पहला, बाकी मतलब स्टेट बोर्ड के सिलेबस में शायद ना हो, सीबीएसई में ना हो, लेकिन किसमें है? आईसीएसई में है। ऐसा मैं एक टॉपिक का नाम लूंगा विच इज लॉगरिथम। याद आ रहा है? आईसीएसई बोर्ड वाले अगर कोई यहाँ पे है तो उसको याद आ रहा होगा लॉगरिथम। हाँ सर, लॉगरिथम हमने किया है कि नहीं? लॉगरिथम बहुत ज्यादा यूज होगा, तो लॉगरिथम है। ठीक है। लॉगरिथम के अलावा अब मैं जो टॉपिक लिखने वाला हूं, एक किसी ने नहीं पढ़ा होगा, वेक्टर्स। लॉगरिथम के साथ, ठीक है, वेक्टर्स। क्या बात समझ में आ रही है? अब वेक्टर्स के बाद आपको मिलेगा एक और मैथमेटिक्स का टॉपिक, कैलकुलस। तो ये जो वेक्टर है और कैलकुलस है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक से। सब समझ में आएगा आपको, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा बिकॉज ये आपको पता नहीं है। ठीक है। अब आप में से जो लोग मैथ्स लेने वाले हो, ये टॉपिक्स आप लोग बहुत बाद में करोगे मैथ्स के, लेकिन फिजिक्स में पहला चैप्टर आते ही आपको ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, वेक्टर्स एंड कैलकुलस। तो इनके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो ये सब टॉपिक जो आपको देख रहे हो मैथ्स का, ये सभी टॉपिक्स की एक क्विक रिवीजन, जो हमें आता है वो क्विकली करेंगे, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। बहुत सारी चीजें आप लोग नए नए सीखोगे। ठीक है। और कुछ चीजें मैं आपको बोलूंगा कि इस तरीके से अपने ब्रेन को ट्रेन करना स्टार्ट करो ताकि आप खटाखट प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सको। तो आई होप आई हैव गिवन यू अ कंप्लीट आइडिया एज टू what all things we are going to do in this maths toolkit program। ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैं आपको सफिशिएंट स्ट्रेंथ दूंगा सो दैट उस बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर आप बिल्ड करो अपने फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स। तो इन सब के बिना ना आप फिजिक्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की बात है वो तो आप लगा दोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद जो बेसिक मैथ्स के स्किल सेट्स हैं उनको यूज करके जब आंसर लाने की बात होगी तो आप पीछे पड़ जाओगे।
तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड प्रोग्राम है जिसके थ्रू मैं आपको इन सभी मैथमेटिकल एरियाज को जर्नी कराऊंगा और आपको एक अच्छी क्लैरिटी इनमें दूंगा, और साथ में वो टॉपिक जो आपने नहीं किए हैं उनको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला है, इनिशियली हम एवरीडे मिलेंगे, ठीक है, बाद में हम कुछ दिनों के बाद अराउंड 10 डेज और 12 डेज और सो, उसके बाद या 2 वीक्स के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कैसा हमें करना है। आप बताना हाउ वी नीड टू गो अबाउट इट, क्या हमें डेली जाना चाहिए या वीक में 4 डेज जाना चाहिए, whatever it is, we will decide and we will do it accordingly. ठीक है, चलिए, तो without ado, I hope you have understood this particular slide. इस स्लाइड में मैंने सिंपली एक इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीजों से। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्रैक्शन की। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है आपको मैं बताता हूँ, कुछ चैप्टर्स में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। फ्रैक्शन, अच्छा फ्रैक्शन क्या होता है, समथिंग इन द न्यूमरेटर वी आर हैविंग एंड समथिंग इन द डिनोमिनेटर वी आर हैविंग, राइट, दैट इज व्हाट इज नोन एज फ्रैक्शन। ये सबको पता है। सपोज एग्जांपल अगर मैं कुछ इसके लूं कि 1/2 इज अ फ्रैक्शन, 3/4 इज अ फ्रैक्शन, 5/6 इज अ फ्रैक्शन, 7/8 इज अ फ्रैक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा, दीज आर ऑल फ्रैक्शंस दैट वी आर टेलिंग, राइट। तो फ्रैक्शंस के डिफरेंट क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सब बहुत अलग अलग क्लासिफिकेशन है, तो उस पे हम नहीं जाएंगे। हमें यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझना है। ठीक है, क्या समझना है, देखो सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ये हमें समझ में आना चाहिए कि कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ये आप कर चुके हो, ये आप जानते हो, यू नो द स्टैंडर्ड मेथड्स। सपोज इफ आई टेल यू हाफ और 3/4, इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा है, कौन बड़ा कौन छोटा, हाफ और 3/4, कौन बड़ा है, विच इज ग्रेटर, हाफ इज बिग और 3/4 इज बिगर, हाफ इज बिगर और 3/4 इज बिगर, 3/4 है वो, हाफ इज बिगर और 3/4 इज बिगर, 3/4 इज बिगर, राइट। फ्रैक्शन है वो, 1 से कम है, हाफ इज बिगर और 3/4 इज बिगर, 3/4 इज बिगर। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे कुछ सिखा रहा हूं, आप समझो इस चीज को। हाफ और 3/4 में कौन बिगर है ये कैसे जानेंगे, करने के तरीके देखो। हाफ को अगर हम परसेंटेज में चेंज करें तो ये आता है 50%, और 3/4 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करें ये आता है 75%। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आप हाफ को परसेंटेज में चेंज करोगे तो ये आता है 50%, और 3/4 को परसेंटेज में चेंज करोगे तो ये आता है 75%। अब आई होप आप सबको ये समझ में आ रही है कि हाफ एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में चेंज करने वाले होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ता है। एम आई राइट? तो हाफ को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 50% मिलेगा, 50% को अगर मुझे फ्रैक्शन में बदलना है तो 50/100 करूंगा तो हाफ आएगा। ये सबको पता है। एक छोटी सी बात, अगर किसी के दिमाग से ये हट गया था तो ये याद करें। तो एक तरीका ये है कि हम ये फ्रैक्शंस को परसेंटेज में बदल दें। तो अगर हम परसेंटेज में बदलते हैं तो वी नो हाफ इज इक्वल टू 50% एंड 3/4 इज इक्वल टू 75%। ठीक है, कौन बड़ा है दोनों में? अब हमें नंबर दिख रहा है 50 और 75, कौन बड़ा है? 75 बड़ा है, इसीलिए 3/4 इज मोर देन हाफ, इसीलिए 3/4 इज मोर देन हाफ। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? अब ध्यान से सुनो, एक तरीका तो ये हुआ, ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ, एंड वी अंडरस्टूड इट कि हाफ is 50% and 3/4 is 75%, तो 75% is more than 50%। oh great, right? ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यूजुअली हमने स्कूल बुक, स्कूल मेथड में सीखा है। स्कूल मेथड में क्या सीखा है, देखो हाफ और 3/4 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। याद आ रहा है? दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने का तरीका क्या है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, और अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट द फ्रैक्शन इज नॉट चेंज्ड। अगर मैं ऊपर नीचे दोनों जगह पे 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो फ्रैक्शन नहीं बदलेगा, तो फ्रैक्शन नहीं बदलेगा तो मेरा फ्रैक्शन ये वाला बन जाएगा 2/4, ये वाला बन जाएगा 3/4। अब मेरे फ्रैक्शन में देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया। एक बार डिनोमिनेटर सेम हो गया तो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा है वो फ्रैक्शन ज्यादा है, सो 3/4 इज मोर देन 2/4। ये स्कूल बुक मेथड है, स्कूल में हम ऐसा करते आ रहे हैं, 2/4 3/4, which is bigger which is smaller, we understand it, so 3/4 is bigger than 2/4 हमें दिख रहा है, so that's why we will say that 3/4 is greater than half। so अलग अलग मेथड्स है, ठीक है।
एक और चीज देखो, क्या ये दोनों चीजें समझ में आई, मेथड 1 मेथड 2? पहला मेथड क्या बोलता है, पहला मेथड बोल रहा है कि आपको ये फ्रैक्शंस को किस में बदल दो, परसेंटेजेस में बदल दो, तो फटाक से कंपैरिजन कर सकते हो। दूसरा मेथड ये स्कूल बुक मेथड है, जो हमें ये बोलता है कि दोनों के डिनोमिनेटर को क्या करो, सेम करो। आपको समझ में आ रही है ना बातें? एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसके यूसेज हैं, मैं बता रहा हूं आपको, देखो फील करना है, ठीक है? अच्छा, और क्या तरीका है इस फ्रैक्शन को समझने का, देखने का? समझे ध्यान से, आपको क्लैरिटी आएगी। और क्या तरीका है इन फ्रैक्शन को समझने का और देखने का? सुने ध्यान से। देखिए, आपके पास है हाफ और आपके पास है 3/4। तो 1 को मैं हाफ से 3/4 कैसे जा रहा हूं, हाउ आई एम गोइंग फ्रॉम 1 to 3? तो 1 को अगर मैं कितने से बढ़ा दूं, 1 को अगर मैं 2 से बढ़ा दूं और 2 को अगर मैं 2 से बढ़ा दूं, तो आई विल गेट 3/4। समझो ध्यान से, 1 को अगर मैं 2 से बढ़ा दूं, कॉन्सेप्ट समझना, और 2 को अगर मैं 2 से बढ़ा दूं तो मुझे 3/4 मिलेगा। समझ में आया? अब फील करना इस चीज को। तो 1 को मैं 2 से बढ़ाया, 1 + 2 किया, तो कितना परसेंटेज से मैंने न्यूमरेटर को बढ़ाया? न्यूमरेटर को मैंने कितना परसेंटेज से बढ़ाया, बोलो? 1 के ऊपर मैंने 2 ऐड किया, न्यूमरेटर को मैंने कितने परसेंटेज से बढ़ाया? बढ़ाया कितने परसेंटेज से? 3 गुना हो गया। देखो, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। 3 गुना हो गया मतलब कितना परसेंटेज हुआ? 200%। मान लो n टाइम्स हो गया एक नंबर। n टाइम्स होना मतलब कितना परसेंटेज से इंक्रीज करना? n - 1 100% से इंक्रीज करना। क्या ये समझते हो? n टाइम्स बढ़ना मतलब n - 1 इंटू 100% से इंक्रीज करना। क्या क्लैरिटी आ रही है? छोटी छोटी बातें, यस और नो? तो जब मैं 1 के साथ 2 जोड़ रहा हूं, मतलब जब मैं 1 को 3 बनाने के लिए 2 जोड़ रहा हूं, तो मैंने 3 गुना कर दिया। 3 गुना कर दिया मतलब 3 टाइम्स। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? 200%। n - 1 इंटू 100%। n - 1 कितना हो जाएगा? 3 - 1 is 2, 2 into 100 is 200%। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, बाय द वे, अ गुड प्रैक्टिस इज दैट टेक आउट योर नोट कॉपी। Take out your note copy. I'm telling you what I'm asking you to do. Please do it. Take out your copy and start noting down each and everything in your copy, because these things will not remain with you. Although I will send you this recording, but still a good practice will be take out your copy and start writing down each and everything. Method 1, method 2, method 3. Start writing down. I will ask you and then I will move to the next slide. If you have not copied it completely, then I will wait here and then I will move to the next slide. These are some of the basic disciplines that we need to have in online classes. Then only our learning will be complete and perfect. दूसरी बात, इसी रिकॉर्डिंग को फिर से जीरो से स्टार्ट करके एकदम एंड तक देखना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट है तो क्विक मूव करके उस पॉइंट पे पहुंचिएगा और उस पॉइंट पे उस चीज को देख लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। फिर से इस रिकॉर्डिंग को 1.5 घंटा देखना आपके लिए फिजिबल नहीं है, एंड दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो बेटर दैट यू स्टार्ट टेकिंग डाउन द नोट्स। क्या आप लिख रहे हो? बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पहली बार पता चलेगी, आपने शायद ऐसा सोचा नहीं होगा, तो आपको वो नोट करते रहना है, क्योंकि ये सब हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में और हमारे कैलकुलेशंस को फास्टर करने में हमें बहुत मदद होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, 1 को 3 करने के लिए मैंने 1 को 3 गुना बढ़ाया। 3 गुना बढ़ाया मतलब 200% से बढ़ाया मैंने न्यूमरेटर को, 200% से बढ़ाया। ऐसे एरो मतलब बढ़ाया, इंक्रीज किया। और डिनोमिनेटर को मैंने कितने परसेंट से किया? डिनोमिनेटर को डबल किया। 2 से 4 किया तो डबल किया। डबल किया मतलब 100% बढ़ाया। फील करना, न्यूमरेटर को 200% से बढ़ाया, न्यूमरेटर को 100 डिनोमिनेटर को 100% से बढ़ाया, तो क्या लगता है फ्रैक्शन का क्या हुआ होगा? न्यूमरेटर ज्यादा बढ़ा, डिनोमिनेटर कम बढ़ा, तो फ्रैक्शन क्या हुआ होगा? हाफ से 3/4 जा रहे हो तो न्यूमरेटर को ज्यादा बढ़ाया, डिनोमिनेटर को कम बढ़ाया, क्या हुआ होगा फ्रैक्शन के साथ, जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन बने? मैंने बोला था ना, कुछ चीजें होंगी जो स्टार्टलिंग होंगी, ऐसा कभी आपने शायद सोचा नहीं होगा। मुझे बताओ, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, न्यूमरेटर को आपने 200% से बढ़ाया, डिनोमिनेटर को आपने 100% से बढ़ाया, तो फ्रैक्शन जो 1/2 से 3/4 बना, वो 3/4 के ऊपर कमेंट करें, ये हाफ से बड़ा होगा या छोटा होगा? न्यूमरेटर अगर ज्यादा बढ़ा रहे हो, डिनोमिनेटर कम बढ़ा रहे हो, तो क्या फ्रैक्शन बढ़ेगा? नहीं समझ में आया। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज फ्रैक्शन।
ठीक, न्यूमरेटर को आपने ज्यादा बढ़ाया, डिनोमिनेटर को कम बढ़ाया, तो न्यूमरेटर ज्यादा बढ़ा, डिनोमिनेटर कम बढ़ा, तो फ्रैक्शन का क्या होगा? फ्रैक्शन बढ़ेगा, फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो हाफ से 3/4 आपने कैसे गए? आपने हाफ 1 को 3 गुना किया, मतलब 300% बढ़ाया, 300% मतलब 3 गुना किया, मतलब 200% बढ़ाया, सॉरी, और 2 को आपने 4 किया, तो यू हैव डबल्ड इट अप, मतलब दुगुना किया, मतलब 100% से बढ़ाया। तो ऊपर 200% से बढ़ा, नीचे 100% से बढ़ा, तो फ्रैक्शन का क्या होगा? फ्रैक्शन बढ़ेगा। क्या आपको ये फील आई? तो फ्रैक्शन विल इंक्रीज, इसका मतलब योर 3/4 इज मोर देन हाफ। यहां से भी आपको समझ में आ रहा है कि 3/4 इज मोर देन हाफ। ये आपका मेथड 3 है कि आप कंपैरिजन करोगे कि कितने से मैंने फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बढ़ाया है। अगर न्यूमरेटर को ज्यादा से बढ़ाया है और डिनोमिनेटर को कम से बढ़ाया है तो मेरा फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। क्या क्लैरिटी है? सो 3 तरीके मैंने दिखाए हैं आपको इसको सॉल्व करने के। पहला तो है परसेंटेज में चेंज कर दो, दूसरा डिनोमिनेटर सेम कर दो और न्यूमरेटर को सिर्फ कंपेयर करो, तीसरा कितने परसेंटेज से न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, कंपेयर करो। ये सब खटाखट आपको देखना आना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, क्या समझ में आ रही है बात? अब देखो, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए। क्या सबने ये लिख लिया? क्या सबने ये लिख लिया? एवरीवन written down on your copy? Take out your copy, do this, I'm telling you, that's useful. Otherwise what will happen, you will lose out as far as notes are concerned, and then you will again have to start from scratch, zero. क्या सबने लिख लिया ऐसे? Shall I move to the next page? Yes, is it done? Okay, thank you. Please take it down and do not be lethargic. ये जरूरी है, ठीक है? Otherwise आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा रेफर करने के लिए. You need something to refer. क्या हुआ? ठीक है, ऐसा पढ़ा, ये मेथड देखा, ठीक है? Okay, now listen, now I'm moving forward. अब ध्यान से सुने, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. Suppose I give you 6/7 and 8/9. इन दोनों में कौन बड़ा है? अगर मैं आपको बोलूं 6/7 और 8/9, इनके बीच में साइन डालें, कौन बड़ा है? एक तरीका क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दो, या फिर इनको आप फ्रैक्शन में चेंज कर दो, परसेंटेज में चेंज कर दो। चलो पहला मेथड जो है करते हैं साथ साथ मिलके, देखो कितना इफेक्टिव है। पहला मेथड जो है उसमें हम इनको फ्रैक्शन में, सॉरी, परसेंटेज में चेंज करते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में देखो मेरे लिए आसान है, बिकॉज मुझे पता है, मैं आपको सिखाऊंगा भी। 1/7 मतलब होता है 14.28%, तो 6 into 14.28 is 48, 4 12, 4 16, 6 carry 1, 24, 25 carry 2, 85.68%. And 8/9 is 1/9 is 11.11%. So 11.11 into 8 is 88.88%. So I will see that this is greater than 85.68%. अब ये क्या किया सर, ये कमाल हो गया, ये कैसे हुआ? अब मैं बताता हूँ कैसे हुआ, फील करना। देखो मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन, ये आपको याद होना चाहिए, फ्रैक्शन और ये परसेंटेज। सुने ध्यान से, ठीक है? 1/1 is 100%, याद होना चाहिए। 1/2 is 50%, 1/3 is 33.33%, एकदम याद होना चाहिए। 1/4 is 25%, एकदम याद होना चाहिए। 1/5 is 20%, एकदम याद होना चाहिए। 1/6 is 16.66%, ठीक है? 1/7 is 14.28%, 1/8 is 12.5%, 1/9 is 11.11%, and 1/10 जगह कम है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, 1/10 is equal to 10%, ठीक है? 1/10 is 10%। क्या क्लैरिटी है ये? सो ये सब फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन मुझे मुंह जवानी याद होना चाहिए। This has to be in my fingertips. खट 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 खट। कोई बोले 1/7, ये ले 14.28%, कोई बोले 14.28%, ये ले 1/7 फ्रैक्शन। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स में होता है परसेंटेज का फ्रैक्शन कन्वर्जन, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है।
क्योंकि जनरली कोई भी परसेंटेज वाला टर्म अगर रहता है तो हमें उसे फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशंस। आपने ये चीज बेसिक अलजेब्रा में देखी होगी, आपने कभी भी ये चीज पढ़ा होगा, देखो बचपन से, कैंसलिंग आउट कॉमन टर्म्स फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। याद है आपने जब भी कैलकुलेशंस बचपन में किए थे तो आपने एक चीज देखा होता, आप कैंसल आउट करते थे कॉमन टर्म्स, और ये चीज को आपने एक्सटेंसिवली यूज किया है मेंसुरेशन चैप्टर में इन स्टैंडर्ड 10th, जहां पे याद करो आपको पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करना पड़ता हो, तो आप पाई से आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर या जो भी आप फॉर्मूला लगाते थे, आप पाई को कॉमन रखते थे, पहले ही मल्टीप्लाई नहीं करते थे, और फिर दोनों साइड इक्वल करके जो कॉमन पार्ट थे सबको कट कर देते थे और फिर आंसर लाते थे, फास्ट आंसर आता था। याद आ रहा है आपको? याद आया मैंने क्या बोला? अरे अभी 10th की बात कर रहा हूं यार, इसमें तो मुझे जवाब आना चाहिए। यस सर, याद आ रहा है? यस और नो? यस और नो? अरे ऐसे ही किया ना भाई मेंसुरेशन के सवालों को। फास्ट कैलकुलेशन के लिए क्या बोला जाता है कि सारा कैलकुलेशन मेंसुरेशन में एकदम एंड में करेंगे, तब चांसेस ऑफ एरर भी रिड्यूस होगा और कैलकुलेशन भी फास्टर होगा। क्यों? क्योंकि सारे पाई पाई वाले कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाते थे। ऐसे क्वेश्चन किए हैं आपने कि क्यूबिकल ब्लॉक इज मेल्टेड एंड कोन्स आर मेड आउट ऑफ इट। क्यूबिकल ब्लॉक के डायमेंशन दे दिए जाएंगे, बताओ कितने कोन्स बनेंगे इससे? बनाए थे तुमने? और यही सवाल रह गया सर, यही सवाल प्रैक्टिस में नहीं लिया, बस बाकी सब तो आता है हमें। अरे ये सब बनाया है कि नहीं? क्यूबिकल बॉक्स है मान लो, क्यूबिकल बॉक्स है, या फिर एक सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, मान सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, या सिलिंड्रिकल एक सॉलिड मेटल है सिलिंड्रिकल, उसका रेडियस दे दिया, उसका हाइट दे दिया, इसको मेल्ट किया और इससे कोन्स बनाए गए या स्फीयर्स बनाए गए, बताओ कितने स्फीयर्स बनेंगे? ऐसा सवाल बनाया है ना आपने? इसको बोलते हैं वॉल्यूम इक्वलाइजेशन के कॉन्सेप्ट, कि जितना वॉल्यूम निकलेगा सिलेंडर को मेल्ट करने के बाद, उससे कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स बनेंगे, और स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब आप ये कैलकुलेशंस किए होंगे, याद करो आपने सारे कैलकुलेशंस एंड में किए होंगे, आपने इंडिविजुअली पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच पूरा कैलकुलेशन किया, इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई, पाई पूरा लिखा, आर क्यूब पूरा कैलकुलेशन किया इंटू एन, और फिर इन दोनों जो बड़े बड़े नंबर आए फिर इनको डिवाइड किया, फिर से डिवाइड करके आंसर लाए। ऐसा करते हो क्या तुम? बिल्कुल नहीं करते। तुम क्या करते हो? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो n की वैल्यू आई पाई आर स्क्वायर एच बाई एन बाई 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई पाई तो पहले ही कट गया, फिर जो जो कॉमन कॉमन टर्म्स है उनको कैंसिल आउट करेंगे और जो बच जाएगा वो मुझे आंसर देगा तुरंत। क्या इससे मेरी कैलकुलेशन भी फास्टर होती है और चांसेस ऑफ एरर भी रिड्यूस होते हैं? अरे हाँ की ना? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? छोटी सी बात बट इंपॉर्टेंट है। क्या इससे कैलकुलेशन फास्ट होता है? तो हमें तो वही करना है, हमें अपना कैलकुलेशन फास्ट करना है। तो क्यों ना ये फ्रैक्शन के परसेंटेज कन्वर्जन हम याद रखें। Percentage to fraction and fraction to percentage. 1 by 1 is 100%, 1 by 2 is 50%, 1 by 33.60, 1 by 4 25%, 1 by 5 20%, 1 by 6 16.66%, 1 by 7 14.28, 1 by 8 12.5, 1 by 9 11.11, 1 by 10 10%। खत्म। चाहो तो 1 by 11 भी रट लो, 1 by 15 तक रटने के लिए मैं जनरली बोलता हूं बच्चों को। अगर ये रटा हुआ है तुरंत कैलकुलेशन, ये लो 14.28% मान लो कहीं पे इंक्रीमेंट कुछ हुआ तो उसी बच्चे को दिखेगा 14.28, और याद रखना एग्जामिनर चेक्स दैट वेदर यू नो द परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। समझा? 16.66% दिखेगा तो तुम्हें दिखेगा खट से, अरे यार ये तो 1/6 है। तो 16.66%, सुनो ध्यान से, अगर मैं तुम्हें बोलूं फील करना, थोड़ा सा मैं डेविएट कर रहा हूं, इसका दूसरा मेथड हम देखेंगे, मैं थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूं। सपोज मैं बोलूं 16.66% ऑफ 60 निकालो, तो आई एम गारंटिंग यू कोई अगर ये 16.66% में उलझ गया तो बोलेगा ये बहुत टफ कैलकुलेशन है, इजी तो था बट कैलकुलेशन टफ हो गया, ऐसा बोलेगा ना बच्चा। बट जिस बच्चे को पता है बॉस कि 16.66% इज नथिंग बट इट इज 1/6, वो तुरंत 1/6 ऑफ 60 करके आंसर बोलेगा 10। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना? क्या क्लैरिटी आई है? तो फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन हमें आना चाहिए फिजिक्स के कैलकुलेशंस को सुपर फास्ट करने के लिए। क्या मेरी बात दिमाग में घुसी? इस पॉइंट को नोट करो, इस पॉइंट को नोट करो कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन वी शुड बी वेरी मच क्लियर, दैट विल इंक्रीज आवर कैलकुलेशन स्पीड लाइक एनीथिंग एंड वी वुड बी मोर कंफर्टेबल विद फिजिक्स कैलकुलेशंस। क्या मेरी बात समझ आई है? सब लोग बोलेंगे डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? क्या क्लैरिटी है? बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। गुड। ये पूरी चीज आपको जो मैंने साइड में फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक परसेंटेज दिया हुआ है उसको क्या मैं फ्रैक्शन में बदल पा रहा हूं तुरंत, खट ये लो। क्या क्लैरिटी है? ये
कोई बोला 14.8%, ये ले 1/7 खत्म। कोई बोला 33%, ये ले 1/3, ऐसे खटाक। कोई बोलेगा 12.5%, ये ले 1/8। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? तो ये करना आना चाहिए मुझे, समझ में आ रही है? ये करना आना चाहिए मुझे। क्या क्लैरिटी है ये? तो अब देखो, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 6/7 जब मैं कर रहा हूं तो मैंने 1/7 को, इसको मैं लिख सकता हूं 6 × 1/7, तो 1/7 को मैंने परसेंटेज में बदल दिया 14.28। तो 6 × 14.28 आ गया मेरा 84, और 6 × 0.28 करेंगे तो ये आ जाएगा 120 और 48 1.68, तो 85.68 आ गया। और ये जो है 1/9 1/9 11.11, 11.11 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 88.88 खत्म। कौन बड़ा है देखो 88.88, खट से हो जाता है मेरे से कैलकुलेशन। कौन बड़ा है, खट, ये ले, खत्म। क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा, दूसरा मेथड क्या होगा? अगर हम स्कूल बुक मेथड से जाएं तो मेथड 2 में क्या करेंगे? स्कूल बुक मेथड हमें ये सिखाता है कि दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करो, 7 और 9 का एलसीएम लो। 7 और 9 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 63। तो क्या करोगे, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको 9 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या ये आ जाएगा 6 9 जा 54/63, और ये आ जाएगा 56/63। बोलो कौन बड़ा है, बोलो कौन बड़ा है? 56/63। इसका मतलब 8/9 बड़ा है 6/7 से। क्या ये दूसरा मेथड है जिसको आप जानते हो कैसे करना है, राइट? बचपन से आप करते आ रहे हो, यस और नो? अच्छा, तीसरा मेथड जो है वो प्रिटी इंटरेस्टिंग है, और मैं चाहता हूं कि इस मेथड के ऊपर आप थोड़ा सा जोर दें। बहुत बेसिक बात हो रही है, स्टैंडर्ड 9th 10th 11th स्टैंडर्ड 5 6 लेवल की, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। देखो 6/7 को मैं क्या करूं कि 8/9 बने? 6 को मुझे बढ़ाना पड़ेगा 2 से, समझेंगे ध्यान से। 6 को मुझे बढ़ाना पड़ेगा 2 से, और 7 को भी बढ़ाना पड़ेगा 2 से। अरे हाँ या ना? अब देख ध्यान से, 6 के ऊपर 2 बढ़ाया मतलब कितना परसेंटेज बढ़ा है? 33.33%। 2 6 का कितना परसेंट है? 1/3, मतलब 33.33%। अरे यार नहीं आया। 2 6 का कितना परसेंटेज? ओ बेटा, ये सब है फिजिक्स में। नहीं, अरे समझना है, कैलकुलेशन अपना दिमाग में ना खट 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 ये सब होना चाहिए। इसमें अगर उलझ गए तो कॉन्सेप्ट लगाओगे, इसी में उलझ गए तो बेटा कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, फिजिक्स का मैथ्स में उलझ गए हम लोग। ये नहीं होना चाहिए। बोलो ना, 6 को मैंने कितने से बढ़ाया दोस्त? 2 से बढ़ाया तभी तो 8 पहुंचे। 2 से बढ़ाया मतलब कितने परसेंटेज से बढ़ाया बोलो तो? 2 6 का कितना परसेंट है? 33.33 है ना दोस्त? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? 2 6 का कितना परसेंट है? 33। और अब डांट खाओगे मेरे से। 2/6 कितना होता है? भगवान, जान ले लो मेरी तुम लोग। 2 6 का कितना परसेंटेज है? मैं बहुत टफ पढ़ा रहा हूं क्या? पहले ही क्लास में ऐसा टफ पढ़ा दिए। टफ है क्या? कितना है 2 6 का? 2 6 का कितना परसेंटेज है? जल्दी बोले। 1/3, 33.33। प्लीज बी वोकल, प्लीज बी वोकल। क्या पूछ लिया मैंने ऐसा? हाँ सर 33.33%। अच्छा, अब 2 7 का कितना परसेंटेज है? देख 2 7 का कितना परसेंटेज है, ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको पता है कि 1/7 होता है 14.28। तो ये आ जाएगा 2 × 14.28 मतलब 28.56 परसेंटेज। न्यूमरेटर बढ़ाया 33.33% से, डिनोमिनेटर बढ़ाया 28.56% से। किसको ज्यादा बढ़ाया? न्यूमरेटर को ज्यादा बढ़ाया, डिनोमिनेटर को कम बढ़ाया। तो फ्रैक्शन का क्या होगा? फ्रैक्शन का क्या होगा? वेरी गुड, फ्रैक्शन का क्या होगा बोलो? क्या होगा फ्रैक्शन का? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो 6/7 और 8/9 को कंपेयर करोगे, कौन बड़ा होगा? 8/9 सर, क्योंकि न्यूमरेटर को ज्यादा बढ़ा रहे हैं, डिनोमिनेटर को कम बढ़ा रहे हैं, तो फ्रैक्शन बढ़ेगा सर। यस और नो? यस और नो? इसीलिए 6/7 से 8/9 ज्यादा है। दिस इज अ स्मार्ट मेथड, खट से होता, कोई स्कूल बुक मेथड करने की जरूरत नहीं है। ऐसा देखो, ये लो, क्या क्लैरिटी है ये? सो 3 मेथड बताएं फ्रैक्शंस या परसेंटेज या फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के। ये बहुत काम आता है, और मैं आपको सही टाइम पे बताता भी चलूंगा कि कहां कहां पे ये काम आ रहा है। देखो बताया था, देखो यूज हो रहा है, और आपको ये सब चीजें अपने कैलकुलेशंस में लानी है। फास्टर, खट खट खट, ये ले, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, खट खट खट, खत्म। क्या क्लैरिटी है ये? क्या ये 2 पेज जो मैंने बोली है, क्या आपको फील आई कि व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू? बेसिक मैथ्स जो आपने किया है, बट उसको एक अलग तरीके से हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा।
क्या फील आ रही है? फील आई कि नहीं? आई एम गारंटीइंग यू दैट ये मेथड 3 तो आप में से बहुत से लोगों ने, एक्सेप्ट कुछ बच्चों ने, जो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी किए होंगे तो शायद उनको ये बताया गया होगा। बाकी सब लोग, मैक्सिमम लोग मेथड 2 से कंफर्टेबल होंगे, विच इज द स्कूल बुक मेथड। मेथड 1 भी काफी अच्छा है कि कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर दो और खटाक से आंसर ले आओ। तो उसके लिए आपके फिंगर टिप्स पे क्या होना चाहिए? परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। अगर फिंगर टिप्स पे है तो क्या बात है, खत्म कहानी। और अगर फिंगर टिप्स पे नहीं है फिर प्रॉब्लम है। यस और नो? फिर प्रॉब्लम है। तो फिंगर टिप्स पे ये होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट। क्या क्लैरिटी है ये? तो ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन हमने कर लिया क्या? क्या बात समझ में आई है? तो मैंने 1/15 तक आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन बता दिया। ये पूरा रटा हुआ होना चाहिए आपको, खट एकदम। कोई कुछ भी बोले, 1/14 बोले तो खट से, 1/7 बोले तो खट से, 1/13 बोले तो खट से, 1/12 बोले तो खट से, कि ये सब कन्वर्जन खटाखट खटाखट। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज कन्वर्जन। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा सवाल आप फ्रैक्शन में चेंज करके सॉल्व करके बनाओगे, कैलकुलेशन वाइज। क्योंकि फ्रैक्शन में जब आप चेंज करोगे परसेंटेज को, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 16.66% ऑफ 60 अगर कोई बोल दे, पागल हो जाएगा इंसान। अगर 16.66 को उसको हैंडल नहीं करना आता है, he will waste time here। सब कुछ कर लेगा, ये फंस गया यहाँ पे 16.66 by 100, फिर वो सब करेगा। ओ भाई क्या कर रहे हो? क्या क्लैरिटी है ये? खट से 1/6 into 60। क्या क्लैरिटी है ये? सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये बिल्डअप करना पड़ेगा, ये आपको रटना पड़ेगा, ये टेबल के आगे लिख लेना पड़ेगा कि इससे इससे होता है, खट 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 खट। बेसिक। क्या क्लैरिटी है ये? गुड। चलो आओ आगे बढ़े। सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? बेसिक फ्रैक्शन कंपैरिजन, राइट? क्या क्लैरिटी है? काम आता है ये? क्या क्लियर है ये? अच्छा, अब देखो इसमें एक चीज बताओ। अगर मुझे फ्रैक्शन को विच इज इक्वल टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर मुझे इसे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे इसे बढ़ाना है, किस तरीके से मैं इस फ्रैक्शन को बढ़ा सकता हूं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे कैसे मैं इस फ्रैक्शन को बढ़ाऊंगा? फ्रैक्शन को बढ़ाने का तरीका, न्यूमरेटर बढ़ाओ, डिनोमिनेटर कांस्टेंट रखो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, न्यूमरेटर बढ़ाओ, डिनोमिनेटर कम बढ़ाओ। तीसरा तरीका, न्यूमरेटर कांस्टेंट रखो, डिनोमिनेटर घटाओ। ठीक है? क्या ये तरीके हैं जिससे मैं इस फ्रैक्शन को चेंज कर सकता हूं? न्यूमरेटर बढ़ाऊं, डिनोमिनेटर कांस्टेंट रखूं, न्यूमरेटर बढ़ाऊं, डिनोमिनेटर को भी बढ़ाऊं, कम से कम बढ़ाऊं, न्यूमरेटर ज्यादा बढ़ाऊं, ये ज्यादा बढ़ाऊं मतलब मैं इसको बड़ा एरो से दिखा रहा हूं, फील करना। और डिनोमिनेटर को कम बढ़ाऊं, मतलब न्यूमरेटर को मैंने बढ़ाया सपोज 20% से, डिनोमिनेटर को मैं बढ़ा रहा हूं 5% से, तो क्या मेरा फ्रैक्शन बढ़ जाएगा? न्यूमरेटर कांस्टेंट रखो, डिनोमिनेटर को घटा दूं। ठीक है? ये सब तरीके हैं क्या करना? फ्रैक्शन को इंक्रीज करने के। फ्रैक्शन को इंक्रीज करने के ये सब तरीके हैं। यस और नो? यस और नो? अच्छा, अगर मैं फ्रैक्शन को डिक्रीज करना चाहूं तो? फ्रैक्शन को अगर मुझे डिक्रीज करना है, डीसी मतलब डिक्रीज, अगर मुझे फ्रैक्शन को डिक्रीज करना है, क्या करूं? हिंदी और इंग्लिश का मिक्स मैं इसलिए लेता हूं बिकॉज दिस इज द बोलचाल लैंग्वेज व्हिच वी जनरली यूज।
तो ये आपके दिमाग में सेट रहता है। बोले तो फ्रैक्शन को अगर मुझे डिक्रीज करना है, कैसे डिक्रीज करूं मैं फ्रैक्शन को? सोचो लॉजिकली, फ्रैक्शन को डिक्रीज करना है, कैसे डिक्रीज करूं? बताओ, सारे मेथड्स बताओ, कैसे कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखूं, डिनोमिनेटर को बढ़ा दूं, क्या फ्रैक्शन डिक्रीज होगा? यस सर। दूसरा, न्यूमरेटर को इंक्रीज कराऊं, डिनोमिनेटर को ज्यादा इंक्रीज कराऊं, तब भी फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा? यस और नो? तीसरा, न्यूमरेटर को डिक्रीज कराऊं और डिनोमिनेटर को क्या कराऊं? इंक्रीज कराऊं। These are the general methods in which we can, you know, decrease fraction. तो किसी भी फ्रैक्शन को डिक्रीज करने के जो तरीके हैं उसके ऊपर थोड़ा सोच विचार करने की जरूरत है, ठीक है ना? कैसे मैं डिक्रीज कर सकता हूं फ्रैक्शन को, ठीक है? ये चीजें आपको काम आएंगी, आपको बताया जाएगा राइट टाइम पे, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं कि कैसे मैं इस फ्रैक्शन को रिड्यूस कर सकता हूं, कैसे मैं फ्रैक्शन को बढ़ा सकता हूं। तो डिनोमिनेटर को अगर मैं बढ़ाता हूं तो मेरा फ्रैक्शन रिड्यूस होगा, और अगर मैं न्यूमरेटर को बढ़ाता हूं तो मेरा फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है? तो साइमल्टेनियसली दोनों को अगर चेंज करना है तो कैसे मैं फ्रैक्शन को बढ़ा सकता हूं और फ्रैक्शन को घटा सकता हूं, तो कुछ केसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और भी केसेस हो सकते हैं, बट कुछ केसेस जो हमने डिस्कशन में डिस्कस किया, फाइंड किया, वो हमने यहाँ पे लिखा कि फ्रैक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे घटाया जा सकता है, न्यूमरेटर को क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए, डिनोमिनेटर को क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए, सो दैट माई फ्रैक्शन कैन इंक्रीज और डिक्रीज। क्या ये बात समझ में आई है? या अगर आप समझोगे, प्रीवियस स्लाइड में आपने एक चीज समझी है कि यही चीज यूज करके आपने 6/7 और 8/9 को चेक भी किया है कि कौन बड़ा कौन छोटा। आपने देखो न्यूमरेटर का परसेंटेज इंक्रीज चेक किया, जब न्यूमरेटर का परसेंटेज इंक्रीज ज्यादा है और डिनोमिनेटर का कम है तो फ्रैक्शन बढ़ रहा था ना? फ्रैक्शन क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो 6/7 और 8/9 का कंपेरिजन आपने इसी तरीके से किया था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या क्लैरिटी है ये? पक्का? 100%? नो डाउट? इसको लिखो, फ्रैक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करने के तरीके, वेज ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रैक्शन, ये सब काम आता है। जैसा कि मैंने बोला था, कुछ बेसिक बेसिक चीजें होंगी, कुछ टेक्निक्स होंगी जो हमें सीखनी है ताकि हम अपने कैलकुलेशंस को फास्टर कर सकें। बहुत मैटर करता है, मैं बता रहा हूँ जितना मेरा एक्सपीरियंस है। जब आप एक पेपर लेते हो, मान लो 20 क्वेश्चन का पेपर आप ले रहे हो और 40 मिनट्स आप ले रहे हो, 20 क्वेश्चन लिए, 40 मिनट्स आपने लिए, कोई भी एग्जाम के लिए आप अपियर कर रहे हो, तो आपको पता है 40 मिनट में से मिनिमम 20 मिनट से ज्यादा, 20 मिनट से ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन में जाता है। यू नो इट, कैलकुलेशन में जाता है। कॉन्सेप्ट लगाने में जिस बच्चे का प्रैक्टिस सही है, जिसको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट लगाने में सेकंड्स लगता है, खट ये ले, लेकिन कैलकुलेशन करने में उसकी बत्ती लग जाती है। तो इसीलिए ये पार्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। अगर फिजिक्स में मार्क्स लाने हैं, फिजिक्स सिखाने का तो सवाल ही नहीं, तो चिंता ही मत करो, मस्त तरीके से सिखाया जाएगा, लेकिन मार्क्स लाने के लिए हमारे कैलकुलेशन सुपर फास्ट होना चाहिए, ताकि हम कैलकुलेशन टाइम को जितना हो सके मिनिमाइज करें। एक अच्छे बच्चे का प्रॉब्लम क्या होता है पता है? अच्छा बच्चा क्या होता है? अच्छा बच्चे का कैलकुलेशन टाइम जो होता है, टोटल टाइम का बहुत कम परसेंटेज होता है, क्योंकि वो और ये सब चीजें खट 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 उसे दिखने लगता है, कैलकुलेशन खट 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 करता है। और जो एक एवरेज बच्चा होता है, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि ये समय जो है कैलकुलेशन का, वो उसका एक मेजर चंक ले लेता है। 40 मिनट में तो कैलकुलेशन में गए उसके 25 मिनट, 15 मिनट उसको मिला सोचने के लिए, तो कहां से मार्क्स आएगा? सोचो। समझे? समझे? अच्छी बातें बोल रहा हूँ, एकदम बिगिनिंग ऑफ द सेशन में ही है, ध्यान रखना, गांठ बांध के रखना ये सब चीजों को, ठीक है? ऐसा मत सोचना कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, फ्रैक्शन फ्रैक्शन, हम फिजिक्स पढ़ने आते हैं। अरे फिजिक्स पढ़ाऊंगा भाई, पहले मैथमेटिकल टूल किट मास्टरी करो, ये जितने टॉपिक्स हैं ये समझ में आ गया, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है? तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इनको तीनों मेथड से चेक करेंगे, ठीक है? पहला 3/5 7/9, मुझे नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा, आपको बताना है। 3/5 और 7/9, ठीक है? 3/5 एंड 7/9, इसके बीच में आपको सही सिंबल डालना है, ग्रेटर देन लेस देन का, ठीक है? डालिए 7/9, 3/5 7/9। दूसरा 7/12 13/15, ठीक है? तीसरा 16/19 17/18, ठीक है? चौथा 17/25
19/27, ठीक है। पांचवा 6/7 और 8/9, ये मैंने करवाया था शायद, ये मैंने करवाया था, थोड़ा चेंज करता हूँ, 6/7 और 9/10, ठीक है। ये देख लेना क्या हो रहा है क्या नहीं, चलेगा। ये कुछ सवाल मैंने दिए हैं एज अ होमवर्क प्रॉब्लम, चेक इट आउट whether you are able to employ all the methods that you have learned and do your calculation fast। और आपका होमवर्क आज ये रहेगा, कल मैं आपको किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ, बता बेटा ये 1/8 का परसेंटेज कितना, 1/15 का परसेंटेज कितना, 1/12 का परसेंटेज कितना, परसेंटेज इतना हुआ तो फ्रैक्शन कितना, किसी से भी पूछ सकता हूँ। सो तैयार होके आना, ठीक है, तैयार होके आना, छोटी सी बात, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं, फ्रैक्शन की बात होने के बाद अब हम बात करेंगे क्या, परसेंटेज चेंज। आइए अब हम बात करेंगे परसेंटेज चेंज की। अब आपने ये परसेंटेज चेंज कुछ दिन हो गए हैं आपको ये चैप्टर डील किए हुए मैथ्स में। याद करो आपने ऐसे सवाल बनाए हैं कि यू नो प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, by what percentage should the consumption be reduced so that the total cost remains the same। इस सवाल बनाया है आपने? ओ ठीक है। सैलरी ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है। व्हाट इज हिज फाइनल सैलरी? इनिशियल सैलरी इज सपोज 100 रुपीज, सैलरी इंक्रीज हुआ 20% से, व्हाट इज हिज फाइनल सैलरी? ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आपने बनाए। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है सुने। सबसे पहले परसेंटेज चेंज से पहले हमें एक चीज डिफाइन करना पड़ेगा, एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं चेंज। चेंज क्या होता है? चेंज इज ऑलवेज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। आपको स्कूल में ये बात पक्के से सिखाया गया होगा कि जब भी हम चेंज की बात करते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। विच चैप्टर बेटा मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिकल टूल किट चल रहा है, जिसमें आज मैं कुछ आपके स्टैंडर्ड 7th 8th 9th 10th के कॉन्सेप्ट की रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो चल रहा है परसेंटेज चेंज। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स जो है वो चैप्टर चल रहा है, ठीक है, तो नॉट वरी, ठीक है। आइए चेंज क्या होता है? चेंज इज ऑलवेज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो जब हम फिजिक्स की बात करेंगे तो इन फिजिक्स वी विल, ध्यान सुनिएगा, इन फिजिक्स वी विल डील विथ, ध्यान से सुनिएगा, वी विल डील विथ चेंज ऑफ, we will deal with change of large number of physical variables। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल वेरिएबल्स हम सुनेंगे, समझेंगे, नए नए फिजिकल वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। तो इन फिजिक्स वी विल डील विद चेंज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और वेरिएबल्स, फिजिकल क्वांटिटीज और वेरिएबल्स और वेरिएबल्स, ठीक है। वी विल डील विद लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और वेरिएबल्स। तो सबका चेंज जो है वो क्या होगा? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। जैसे कि टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर ये एक फिजिकल वेरिएबल है? हाँ। तो अगर मैं बोलूं चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो आप क्या समझे? चेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर की फाइनल वैल्यू माइनस टेम्परेचर की इनिशियल वैल्यू, ठीक। दिस इज व्हाट इज चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑल अबाउट। सपोज मैं बोलूं लेंथ, और अगर मैं बोलूं चेंज ऑफ लेंथ, चेंज ऑफ लेंथ कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा किसी भी क्लास में, ऐसे वैसे सीबीएसई वालों ने हीट चैप्टर ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपको याद होगा आपने 7th 8th में एक चीज पढ़ा था, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था, कि जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ती है। बेसिक पढ़ा था, याद आ रहा है? अगर हम किसी बॉडी को हीट करते हैं, वी हैव लर्नड राइट, मेटल एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, यस और नो? हमने पढ़ा है क्या? पढ़ा है क्या? मान लो हमारे पास एक ऐसा रॉड है जिसको हमने हीट किया तो वो एक्सपैंड किया तो उसकी लंबाई बढ़ी। तो अगर हम चेंज ऑफ लेंथ की बात करेंगे तो क्या होगा? लेंथ फाइनल माइनस लेंथ इनिशियल, सो दिस इज चेंज ऑफ लेंथ, ठीक है। तो ये जो चेंज है ना, ये फिजिक्स में आपको इस चेंज से बहुत ज्यादा आपको सामना करना पड़ेगा। change of a variable, change of one variable over a period of time, change of one variable over a distance, change of one variable over position। तो ये सब चीजों के साथ आपको डील करना पड़ेगा फिजिक्स में बहुत ज्यादा। तो ये चेंज कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। किसी भी चीज का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज जो होगा दैट विल बी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। क्लियर है?
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये जो चेंज है ना, इसको फिजिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रीक लेटर से, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। ये सुना होगा आपने, दिस इज द ग्रीक लेटर डेल्टा। तो चेंज जो है इसको फिजिक्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं डेल्टा टी, तो तुम क्या समझे? तुम समझे चेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे डेल्टा टी, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर। चेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, ठीक है। अगर मैं बोलूं डेल्टा एल, मतलब चेंज ऑफ लेंथ, चेंज ऑफ लेंथ, अगर एल स्टैंड्स फॉर लेंथ, change of length will be length final minus length initial. Are you understanding? तो चेंज को हम फिजिक्स में डेल्टा टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डेल्टा मींस व्हाट? डेल्टा मींस चेंज। फिजिक्स में अगर हम डेल्टा यूज कर रहे हैं, डेल्टा मींस चेंज, चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो डेल्टा कभी भी सिंगली ऑपरेट नहीं कर सकता, डेल्टा के बाद एक फिजिकल वेरिएबल या क्वांटिटी आना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, मैं लिखता हूं। अब आपके कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएंगे। डेल्टा ऑपरेटर never comes alone, it is always followed by क्या? आपको ये देखने को मिलेगा फिजिक्स में, it is always followed by a physical variable, it is always followed by a physical variable. So suppose that is कि डेल्टा, सिर्फ डेल्टा लिख दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, डेल्टा के बाद कुछ आना चाहिए, ठीक है। यस, आई विल शो। डेल्टा के बाद कुछ आना चाहिए, क्या? टेम्परेचर, टाइम, लेंथ, एंगल, वेलोसिटी, कुछ भी, कोई भी फिजिकल वेरिएबल आना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज व्हाट मेक्स कंप्लीट मीनिंग। तो डेल्टा ऑपरेटर नेवर कम्स अलोन, नेवर अकर्स सिंगली, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ फिजिकल वेरिएबल। एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं बोलूं डेल्टा टी, डेल्टा एल, डेल्टा स्मॉल टी मतलब टाइम, एक्सेट्रा, ठीक है। और भी हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा पी, डेल्टा वी, ठीक है। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे। अभी छोटा छोटा चीज हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें, जितना आपने अभी 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है उन्हीं एग्जांपल्स को लेंगे, ताकि आपको फील आए कि हाँ हमने ये सब चीजें की है, राइट। सो दैट इज डेल्टा। डेल्टा मींस चेंज। तो चेंज को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से। इसको नोट कर लो क्विकली। कर लिया क्या? कर लिया? डन, डस्टेड, क्लैरिटी है? या नाउ लिसन टू मी, नाउ लिसन टू मी। अब अगर मैं, सुना ध्यान से, अब अगर मैं बात करूं परसेंटेज चेंज की, तो परसेंटेज चेंज क्या होता है? एक होता है परसेंटेज चेंज, दूसरा होता है फ्रैक्शनल चेंज। ये दोनों चीजें फिजिक्स में बहुत आती हैं। परसेंटेज चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? परसेंटेज चेंज होता है चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ये कहलाता है परसेंटेज चेंज। और फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज इज जस्ट चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। दिस इज व्हाट इज योर fractional change all about. Just change upon original value will give you fractional change. एक होता है परसेंटेज चेंज, दूसरा होता है फ्रैक्शनल चेंज। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है? चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। फ्रैक्शनल चेंज होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू ओनली, ठीक है। जैसे कि सपोज मैं बोलूं कि टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल अपॉन टेम्परेचर इनिशियल, और ये मैं बोल रहा हूं टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल अपॉन टेम्परेचर इनिशियल इनटू 100। इसमें से एक फ्रैक्शनल चेंज इन टेम्परेचर है, दूसरा परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर है। कौन सा फ्रैक्शनल है, कौन सा परसेंटेज? कौन सा फ्रैक्शनल है, कौन सा परसेंटेज है? बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों, गलती मत करना। कौन सा परसेंटेज चेंज है, कौन सा फ्रैक्शनल चेंज है? बोलो जल्दी, क्विकली, 1 और 2 में से बताओ। एक ऑप्शन सही है, कौन सा फ्रैक्शनल, कौन सा परसेंटेज? फर्स्ट इज फ्रैक्शनल चेंज, बिल्कुल सही। पहला वाला है फ्रैक्शनल चेंज, फर्स्ट वन इज फ्रैक्शनल चेंज एंड सेकंड वन इज परसेंटेज चेंज। बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, मैं बताऊं।
ठीक है, देखो मैं आपको फिजिक्स का एग्जांपल दे रहा हूं, आपको फील आएगी। देखो सुनो ध्यान से, तुमने ये पेंडुलम क्लॉक देखा है? पेंडुलम क्लॉक, ये ओल्ड चर्चेज में, गिरजाघरों में पेंडुलम क्लॉक होता है। गिरजाघर समझते हो? चर्च। पेंडुलम क्लॉक सुना है? पेंडुलम क्लॉक। कंप्लीट सन्नाटा मच गया है सब जगह पे, पेंडुलम पहली बार सुन रहे हैं। पेंडुलम, पेंडुलम क्लॉक देखा है? तो पेंडुलम क्लॉक जो होता है, तो पेंडुलम क्लॉक में क्या होता है कि एक मेटल रॉड होती है जिसके ऊपर एक मास नीचे, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉब, वो सस्पेंडेड होता है और बॉब ऑसिलेट करता है। ठीक है, ये होता है पेंडुलम क्लॉक। अब पेंडुलम क्लॉक का जो मेटालिक पार्ट होता है, सुने ध्यान से, वो मेटालिक पार्ट जो होता है वो टेम्परेचर के हिसाब से उसकी लंबाई मतलब बढ़ती है या घटती है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज समर कंडीशन और विंटर कंडीशन। अगर समर कंडीशन होता है तो वो रॉड की लंबाई इंक्रीज होती है। ऐसा नहीं कि इंक्रीज बहुत ज्यादा हो गई, 1 मीटर की रॉड थी वो 2 मीटर हो गई, ऐसा नहीं होता भाई। वो बहुत कम इंक्रीज होता है, पर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। याद आ रहा है? जिसे हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन के कारण ही क्या 2 रेलवे पटरियों के बीच में छोटा सा गैप दिया जाता है? बचपन में पढ़ा था कि नहीं? क्या 2 रेलवे ट्रैक्स के बीच में छोटा सा गैप रखते हैं? क्यों रखते हैं? यार तुम लोग सन्नाटे हो भाई, तुमने ये सब नहीं पढ़ा है क्या? क्या 2 रेलवे पटरियों के बीच में कुछ गैप छोड़ा जाता है? क्यों छोड़ा जाता है? और यार 2 रेलवे पटरियों के बीच में गैप छोड़ा जाता है, क्यों छोड़ा जाता है? पहली बार सुन रहे हैं रेलवे पटरियों के बीच में गैप होता है, तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी? अरे भाई गैप रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि इतना बड़ा गैप है, वो थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? यस, द मेटल एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग भाई। वहां पे रेलवे रेलवे की बड़ी बड़ी रेलवे, मतलब पूरा ट्रेन जा रहा है भाई, खतरनाक टेम्परेचर हाई होता है उसका, वो एक्सपैंड करता है। अगर आपने बीच में गैप नहीं छोड़ा तो क्या हो जाएगी? रेलवे लाइन बेंड हो जाएगी, फिर एक्सीडेंट होगा। समझे ना? गैप रहता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो गैप रहता है। ठीक है, ये गैप रहता है टू अकाउंट फॉर व्हाट? टू अकाउंट फॉर मेटेलिक एक्सपेंशंस, कि जो एक्सपेंशन हो रहे हैं उसको अकाउंट फॉर करने के लिए, और उसके कारण वो बेंड ना हो जाए, इसलिए होता है। तो क्या होता है कि समर में ये जो रॉड होती है, जिसके अंदर जो पेंडुलम क्लॉक की रॉड होती है, उसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है, और विंटर में श्रिंक होती है, जिससे वो क्लॉक की टाइम पीरियड इफेक्ट होती है। टाइम पीरियड मतलब जितने टाइम में एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है, वो इफेक्ट होती है। उसका एक फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आता है? मैं लिखाता हूँ, देखो तुम्हें फील आएगी। फॉर्मूला आता है, अगर तुम्हें याद आ रहा, आई थिंक आईसीएससी बोर्ड वालों ने ये पक्का किया है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ये फॉर्मूला आता है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का। याद आ रहा है? सीबीएसई वालों ने शायद नहीं किया है तो उनको याद नहीं होगा। अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था तो शायद उसे कुछ याद हो। ठीक है, या आई विल लीव यू, डू नॉट वरी। कितना टाइम हो गया? 5:03 हो गया। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, डू नॉट वरी। ठीक है, कल हम लोग फिर से मिलेंगे। ठीक है, कल तक के लिए आपको मैंने कुछ टास्क दिया है। क्या टास्क दिया है? परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, तीनों मेथड को आज घर में जाइए थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बट फील कीजिए उस मेथड को। व्हाट टाइम? टुमारो यू नो टाइम इज फ्रॉम 4 to 5। 5 बजे मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, टुमारो इज फ्रॉम 4 to 5, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो गो अहेड एंड डू दिस। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन। So I'm stopping the recording here. Thank you very much. You'll get this recording soon.